हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों आपका जो है स्टार्ट क्या करने जा रहा है भाई, एक नंबर वाली क्वेश्चंस ऑलरेडी आपने देख रखे होंगे। इस वीडियो में क्या देखेंगे भाई, आपके 2 नंबर वाली बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट हो, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखेंगे ताकि आपकी जो तैयारी अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो ये आपका हो पाए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देंगे। पहला प्रश्न क्या है भाई, क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित को उदाहरण सहित परिभाषित करना है। बच्चों आप लोगों को क्या करना है, उदाहरण सहित जो है इसको एक्सप्लेन करना है, समझाना है। जैसे कि भाई यहां पर 2 नंबर के लिए आएगा भाई, चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा चैप्टर नंबर 5 से। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 की आप तो एक चीज है भाई, आप अगर चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो देन आपके लिए एक चीज है बच्चों, निचोड़। निचोड़ देख सकते हो, जहां से लगभग पूरी क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाना है, वो देख सकते हो। वो आपको कहां पर मिलेगा, यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएगा, पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो वो वहां पर आपको चैप्टर वाइज जिस चैप्टर से जितने जितने मार्क्स खाता है उसमें बता दिया। और ये वीडियोस जो आ रही है अभी, जो सीरीज चल रही है आप लोगों की नंबर वाइज सीरीज है बच्चों, उस पर ऑल क्लास का आपको ऑल सब्जेक्ट को नंबर वाइज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो पोषक किस तरह आपको बताना है, एक तो है पोषण चक्रण बताना है। ठीक है, किसको बताना है बच्चों, एक ट्रॉफिक लेवल है और एक न्यूट्रिएंट साइकिल। तो क्या होते जाएगा, पारितंत्र के उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के विभिन्न स्तर को ही कहा जाता है, पोषक स्तर कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो पूरी चीजें आप याद रखते चलेंगे। मैं लगभग निचोड़ में इस चैप्टर के 15 क्वेश्चंस दिए हूं, वो 15 की 15 आपको याद है, इधर निश्चित रहिए। ठीक है, पारितंत्र के उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के विभिन्न स्तर को, किसके स्तर बच्चों, पारितंत्र के उत्पादक और उपभोक्ताओं के जो स्तर होते हैं उसे ही पोषक स्तर कहा जाता है। ये 2 नंबर के लिए आपको बताना है। जैसे कि उत्पादक में कौन आते हैं, प्राथमिक पोषक स्तर, और फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता में कौन, द्वितीयक पोषक स्तर, हरे पौधों को टिड्डा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको बना सकते हो, या इस चीज को नहीं लिखोगे बच्चों तो भी आपका ये चलेगा। आपको परिभाषा क्लियर होना चाहिए कि पारितंत्र के उत्पादक उपभोक्ता के जो पोषक स्तर होते हैं, सॉरी स्तर जो होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, पोषक स्तर कहते हैं। क्लियर क्या, फिर नेक्स्ट, सॉरी उसी पर हमें क्या बताना है भाई, एक तो और था, तो यहां पर ये बताना है बच्चों में पोषण चक्रण क्या होती है। तो पोषण चक्रण क्या बताएंगे कि विभिन्न पदार्थों का पर्यावरण में अन्य जीवों के भोजन या अन्य किसी रूप में चक्रीकरण होता है। मतलब विभिन्न जीवों में भोज्य पदार्थ जो होते हैं ऊर्जा के रूप में एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती रहती है। इस तरीके से एक चक्र चलते रहता है, जिससे ही क्या है, पोषण चक्रण कहा जाता है। इस तरीके से आप लिखेंगे। क्या बोला हूं मैं, एक जीव से भोज्य पदार्थ ऊर्जा के रूप में एक जीव से दूसरे जीव में, दूसरे से तीसरे जीव में, इस तरीका से चलते रहता है और वो एक चक्रण की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसे ही पोषण चक्रण कहा जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम लिखकर उसका कार्य लिखना है भाई। जैसे कि अग्नाशय का, थायराइड का। ठीक है, उसका कार्य लिखना है, अग्नाशय का कार्य और थायराइड का कार्य आपको लिखना है। राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ द हार्मोन्स, है ना, सेक्रेटेड बाय द फॉलोइंग ग्लैंड्स। ठीक है बच्चों, तो 2 ठो है हम लोग के पास, अग्नाशय और थायराइड है। दोनों का क्या बताना है, उसके उससे अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन का नाम और उस हार्मोन का काम को जो है हमें बताना है। तो देखेंगे ध्यान से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो है ना, एक तो ये अग्नाशय, अग्नाशय से बात करें तो यहाँ पर पैंक्रियास, कौन सी हार्मोन निकलती है बच्चों, पैंक्रियास से स्रावित होने वाला हार्मोन, ठीक है, का नाम कौन सा है, यहाँ पर इंसुलिन है। ठीक है, तो अग्नाशय से बात करें तो अग्नाशय के जो पैंक्रियास होते हैं वहां से कौन सी हार्मोन निकलती है, इंसुलिन निकलती है। ये ग्लूकोज का उपापचय करता है। क्लियर है बच्चों, क्लियर क्या यहां तक का, आपको याद रखना है सिंपल से, अग्नाशय से भाई जो इंसुलिन निकलता है और वो इंसुलिन जो है क्या करता है, ग्लूकोज का उपापचय करता है। अगर ये कम निकलता है हमारे शरीर में तो मधुमेह हो जाता है। ठीक है, मधुमेह हो जाता है और अधिक श्रवण होने से हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे कि अग्नाशय से इंसुलिन निकलती है, वो क्या काम करता है, ग्लूकोज का उपापचय करता है। अगर ये कम निकला, इंसुलिन अगर हमारे आमाशय से कम निकला तो मधुमेह हो जाता है बच्चों। ठीक है, फिर अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाती है। ये आप सीमिया याद रखना। ठीक है,
हाइपोग्लाइसीमिया, ये याद रखेंगे, नाम याद रखना है आपको, कम से मधुमेह और ज्यादा से हाइपोग्लाइसीमिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। वो क्या है भाई आप लोगों का अगला क्वेश्चन की बात करें तो थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से कौन सा थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है बच्चों। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन, और इसका काम क्या करता है, शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जितना भी हमारे उपापचयी क्रिया होते हैं उसको बच्चों ये नियंत्रित करते। नेक्स्ट वन पर मूव ऑन करते हैं बच्चों। वो क्या आप लोगों का निम्नलिखित यौगिकों में आपको क्रियात्मक समूह बताना है बच्चों, 2 नंबर में भी पूछे जाएंगे इसको। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ यौगिक दिया हुआ है बहुत सारा, इन यौगिकों को क्या करना है, हमें क्रियात्मक समूह बताना है। आइडेंटिफाई एंड राइट द फंक्शन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, जो भी कंपाउंड्स दिए उसके फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से आप इसको आराम से कर पाओगे। वो क्या हो जाएगा इस तरीका से, देखो यहाँ पर जो दिया इस पर क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, इस पर OH हो जाएगा, इस पर CHO हो जाएगा। इस तरह जो पीछे में होती है वही क्रियात्मक समूह होती है। तो याद रखेंगे बच्चों, हर साल मॉडल पेपर में ये होती है, तो किसी ना किसी बार तो इसका चांस जरूर बनेगा एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छे से कर डालो। बहुत आसानी, इसका पीछे में जो भी रहेगा वही क्या होती है, क्रियात्मक समूह। फिर प्रश्न क्रमांक 4 क्या बोल रहे हैं देखो, कैल्शियम का एक यौगिक X है, ठीक है भाई, जो सफेद रंग का चूड़ा है, ठीक है भाई, फिर उसे वायुरोधी डिब्बे में रखा जाता है तथा वह मूर्तियां बनाने के काम आता है। एक चीज के बारे में बता रहे, कल कैल्शियम का एक यौगिक X है करके, मैं नहीं बता रहा XYZ कुछ भी मान दे, ठीक है, जो सफेद रंग का चूड़ा, हमें एक हिंट दे रहा है, पूरा जनौला है रे भाई, ये जनौला है, सोच का बोला थे, कैल्शियम के एक यौगिक X है और वो सफेद रंग के चूड़े कहा थे, है ना, उसे वायुरोधी डिब्बे में रखा जाता है, उसको वायुरोधी डिब्बे में रखते हैं और वो मूर्ति बनाने का काम आता है। इसे पानी में मिलाने से वो कठोर हो जाता है तथा यौगिक Y बनाता है। पानी में मिला देंगे तो कठोर हो जाएगा और वो क्या बना देता है, यौगिक Y बनाता है। इस विवरण के आधार पर आपको एक हिंट दिया है, जनौला है भाई, सोच। ठीक है, यहाँ पर इसकी आंसर्स आपको देना है, तो देख लो बच्चों क्या देंगे आप लोग उसको समझ ले। इस यौगिक X का नाम लिखना है, तो भाई वो यौगिक का नाम क्या हो जाएगा और उस यौगिक Y का नाम देना है ना भाई, वो हरे का और ओखर से का बनते ओला बस लिखना है सिंपल से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से देखें, यहां पर आंसर दिया हुआ है इसका, जो यौगिक X है वो क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस है बच्चों। वहां पर जितनी पूछा किसके जा रहा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में डालने से क्या हो जाती है बच्चों, वो जिप्सम बन जाती है। इस तरीके से याद रखेंगे। तो यौगिक X जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, CaSO4 एंड हाफ H2O होता है, फिर जिप्सम का CaSO4 एंड 2H2O होता है, ये याद रखेंगे। क्लियर है बच्चों, यौगिक X जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यौगिक Y जो है जिप्सम है, इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। तो चीजें को अच्छे से समझ लेना बच्चों, है ना, समझना आपके लिए जरूरी है भाई। यहाँ पर ऑलरेडी बोल दिया गया था, कैल्शियम का एक यौगिक है X, जो सफेद रंग का चूर्ण है, वायुरोधी डिब्बे में रखते हैं, मूर्ति बनाने का काम आता है, पानी में मिलाने से वह कठोर हो जाता है। तो वो कौन है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी मिलाते तो क्या बनता है आपका, जिप्सम बनता है। तो दोनों की रासायनिक सूत्र आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। क्लियर है क्या, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पर मूव ऑन करते हैं बच्चों। वो क्या दिया हुआ है, नाभिकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा के दो लाभ लिखना है। राइट दी एडवांटेजेस ईच ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। ठीक है, क्या होते जाएगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि सौर ऊर्जा के लाभ। तो सौर ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है, जो बिल्कुल प्रदूषण रहित होता है। क्लियर है बच्चों, सौर ऊर्जा से अपन क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, और वो क्या होते हैं, उससे बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होते भाई। याद हो गया क्या, हो गया क्या, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाते हैं जो कि जिससे प्रदूषण नहीं होता है भाई, सिंपल से लिख लेना है। दूसरा क्या बोला था, सौर ऊर्जा के उपयोग से कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को संरक्षित किया जा सकता है। पहला, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाते जो कि प्रदूषण रहित होता है। अगला बोले उसी पर कि भाई सौर ऊर्जा अगर उपयोग करेंगे तो कोयला को खर्च नहीं करना पड़ेगा, या कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, इस तरीके से बोले। फिर नाभिकीय ऊर्जा के लाभ भैया, तो नाभिकीय ऊर्जा के लाभ का बहुत अल्प मात्रा से बहुत अधिक ऊर्जा निमोचित होती है ना।
कम मात्रा में, मतलब बहुत कम अल्प मात्रा से बहुत अधिक ऊर्जा जो है हमें मिल जाती है इससे बच्चों। ठीक, फिर नेक्स्ट वन है भैया, वो क्या है आपका अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है भाई, है ना उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए फायदेमंद है। फिर प्रश्न क्रमांक 6वां में भैया आपका बोल क्या रहा है भाई, इन चीजों को समझेंगे। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है भाई कि निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए, जैसे कि जैवभार क्या है, अपघटक क्या है बच्चों, ये पूछा जा रहा है आपको। ठीक है, ये तो भाई यहां से आपको दो दो क्वेश्चन इसलिए रखा गया क्योंकि वो नहीं चाहते कि इससे बाहर है ना। तो दो अलग अलग चीजें पेपर में आएगा तो कोई एक ठो आएगा इसमें से, है ना, जैवभार या अपघटक। तो जैवभार किसे कहते हैं तो समझेंगे बच्चा, यहाँ पर किसी भी जीव का कुल जैविक पदार्थ को, है ना, कोई भी जीव है, जैसे कि मेरा जैवभार, मैं किसको बोलूं, मेरे पूरे बाल का, नाक का, कान का, आंख का, हाथ का, पैर का, सबका पूरे के वजन को ही मेरा जैवभार कहलाएगा, है ना। तो उसी चीज को लिखना है भाई सिंपल से, किसी भी जीव के कुल जैविक पदार्थ को जैवभार कहते हैं, ये आपको बता के आना है। क्लियर है क्या भैया। फिर अगला जो है आपका क्या हो जाएगा भाई, अपघटक। अपघटक को बताना भी, है ना। तो वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ को अपना पोषण प्राप्त करते हैं ना, वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते उसे अपघटक कहते हैं। याद रखेंगे जीवाणु एवं कवक। और जो अकार्बनिक से, याद रखेंगे यहीं पर अकार्बनिक, ठीक है, जो कार्बनिक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना, वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते उन्हें अपघटक कहते हैं, मतलब सड़ने के बाद। फिर उससे पहले अगर वो सड़ी नहीं, एकदम मर रहा है, जस्ट ताजा ताजा है, तो उसको कौन खाते हैं भाई, कुत्ते बिल्ली खाते हैं, गिद्ध खाते हैं, तो वो क्या होते हैं, अपमार्जक होते हैं। ठीक है, वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते वो अपघटक, और वे जीव जो मृत अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते उसे अपमार्जक कहते हैं। तो एक और आपको बता दिया साथ ही साथ। क्लियर है क्या, ये रहेगा क्या याद, इतने चीजों को आपको करना है बच्चों। फिर जीवाणु एवं कवक में आपको बताना है कि इसका उदाहरण हो जाएगा। फिर आगे बच्चों अपन बढ़ लेते हैं, यहीं पर हमें क्या बोला जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, 7वां को देखेंगे, एक बार समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ठीक है, 7वां में देख लो बच्चों क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कि मनुष्य के नर जननांग एवं मादा जननांग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम लिखना है। ठीक है, इसकी डायग्राम भी देख लेना बच्चों, इस साल के लिए पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नर जननांग एवं मादा जननांग से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम आपको लिखना है। राइट द नेम्स एंड फंक्शन ऑफ द हार्मोन्स secreted by the male and female reproductive organs of women। ठीक है, तो इसकी देख लो बच्चों भाई, अच्छे से इसको करना है। क्या हो जाएगा, मनुष्य में नर जननांग से स्रावित हार्मोन कौन सा है बच्चों, मनुष्य जो नर्स है, लड़के हैं, उनसे क्या उनके कौन सी हार्मोन निकलती है, टेस्टोस्टेरॉन, ऐसा करके आप कर सकते हैं, टेस्टोस्टेरॉन। इसका मुख्य कार्य प्रजनन अंगों के विकास व परिपक्वता में मदद करना होता है बच्चों। ठीक है, तो नर से क्या निकलता है, नर जननांग से कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरॉन है, और उसका कार्य है प्रजनन अंगों का विकास करना। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर अगला की बात करें तो वो क्या दिया, मनुष्य के मादा जनन अंग से कौन सी हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो वो हार्मोन्स की नाम याद रखेंगे, है ना। और ये क्या करता है, महिला लक्षणों की विकास, मासिक धर्म और गर्भावस्था को क्या करता है बच्चों, नियंत्रित करता है, ये एस्ट्रोजन जो है। ठीक है बच्चों, तो दोनों की हार्मोन्स क्लियर है क्या आपको। ठीक है, एक बार और देख लो, यहाँ पर क्या है, टेस्टोस्टेरोन, फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगला जो है क्या है बच्चों, यहाँ पर एस्ट्रोजन है भाई। तो वो याद रखना, उसका क्या काम है वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 भैया वो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बहुलक का एक एक उपयोग लिखना है, जैसे कि टेफ्लॉन का, पीवीसी का, पॉलीथीन का। आपको भाई अच्छे से दो दो तीन तीन आप उपयोग याद रख लो बच्चों इसको, क्योंकि यहाँ पर तो 3 आपको बहुलक दे दिए, उसके बाद उसका उपयोग पूछ रहा है। हो सकता है कोई एक ही बहुलक दे टेफ्लॉन और बोल दे कि भैया 2 ठो लिखो करके, तब कैसे करा, वो कर अच्छा पढ़ ले रहा हो अच्छे से बच्चों। ठीक है, फिर इसके उत्तर क्या हो जाएगा, टेफ्लॉन का उपयोग आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा बच्चों, यहाँ पर खाने के बिना चिपकने वाले बर्तन तथा विद्युत रोधी उपकरण बनाने में उपयोगी है, इस तरीके से लिखेंगे आप लोग। ये दोनों सेम ही है बच्चों,
ठीक है, ये कोई अलग नहीं है, यहाँ पर याद रखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर खाने के बिना चिपकने वाले बर्तन तथा विद्युत रोधी उपकरण बनाने में उपयोग होती है। किसका बच्चों, किसका उपयोग के बारे में बात हो रही है, हम लोग का उपयोग के बारे में अगर बात करूं तो टेफ्लॉन का। तो टेफ्लॉन का उपयोग क्या होता है, ये एक ही पॉइंट है बच्चों, ये दूसरा नहीं है, इतना दिमाग में रखेंगे। खाने के बिना चिपकने वाले बर्तन और विद्युत रोधी उपकरण बनाने में उपयोग होता है। उसी तरह पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग किसके लिए होता है, रेनकोट बनाने में, टेबल कवर बनाने में, साइकिल या मोटरसाइकिल में लगने वाले मडगार्ड बनाने में, खिलौने, हाथ के दस्ताने, इस तरीके से चीजें बनाने में पॉलीविनाइल या पीवीसी का यूज किया जाता है बच्चों। इसी पॉलीविनाइल को क्या बोला जाता है, पीवीसी के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, ये दिमाग में रखेंगे आप लोग। क्लियर है, जो रेनकोट हो गया, टेबल, साइकिल कवर, मडगार्ड, खिलौने, दस्ताने, इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है। क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉरी, वो केवल तार विद्युतमय सामान की कोटिंग में लगने वाले पदार्थ बनाने में होता है। फिर पॉलीथीन का उपयोग लिखना है आप लोगों को, तो क्या हो जाएगा बच्चों पॉलीथीन के उपयोग जो है क्या हो जाएगा, बाल्टी, पाइप बनाने में होता है, बाल्टी और पाइप बनाने में होता है। ये अधिकांश रसायनों के प्रति क्या जो होता है बच्चों, निष्क्रिय होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पवन ऊर्जा व सौर सेल के दो उपयोग लिखना है बच्चों। पवन ऊर्जा के दो उपयोग और सौर सेल के दो उपयोग लिखना है। यहाँ पर 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा, पेपर में कोई एक ही पूछेंगे, आपको एक साथ नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो पवन ऊर्जा का उपयोग पूछ रहे हैं भैया, तो पवन ऊर्जा का उपयोग कैसा हो जाएगा, पाल नौका चलाने में, ठीक है। पवन ऊर्जा का उपयोग किसमें करना है, पाल नौका चलाने में। दूसरा, पवन चक्की के द्वारा विद्युत उत्पादन, पानी खींचने तथा आटा पीसने में किया जाता है, ठीक है। पवन चक्की के द्वारा जो है, एक तो पाल नौका चलाने में होती है, दूसरा किसके लिए होती है बच्चों, पवन चक्की और विद्युत उत्पादन में होती है बच्चों इस इधर। फिर सौर सेल का उपयोग, तो सौर पैनल बनाने में इसका उपयोग होता है भाई। सौर सेल का उपयोग सौर पैनल बनाने में, मानव निर्मित उपग्रहों में, ट्रैफिक सिग्नल में इसका उपयोग जो है होता है। क्लियर है। फिर अगला पूछ रहे हैं, साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखने के लिए बोल रहा है बच्चों। तो देख लो यहाँ ध्यान से, ये लंबी श्रृंखला वाले क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण है बच्चों। ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो है होते क्या है, सोडियम या पोटेशियम के लवण है। जबकि ये जो है क्या होती है बच्चों, अपमार्जक की बात करें तो अपमार्जक क्या होती है, ये लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनील अम्लों के क्या होते हैं, लवण होते हैं। फिर ये कठोर जल में प्रभावी नहीं होता है, जबकि अपमार्जक क्या होता है, कठोर जल में भी प्रभावी होता है। इस तरीके से आप लोग ये चीजें यहाँ पर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भैया, आपका अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 11वां बोल रहा है, परिभाषित कर उदाहरण दीजिए किसके, इसको जैविक घटक और अजैविक घटक को बच्चों। तो ये बहुत आसान है, चैप्टर नंबर 5 का देख लो, 2 क्वेश्चन डाल के दे दिया गया है, जो कि सिंपल एक ही क्वेश्चन आएगा। इन लोग एक ही में 2 क्वेश्चन डाल रहे हैं, है ना। तो कैसा हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कि जैविक घटक किसको बोलते हैं, ऐसे परिस्थिति तंत्र के ऐसे घटक जो सजीव होते हैं, है ना, सजीव। पारितंत्र के जो सजीव घटक होते हैं उसे ही जैव घटक कहते हैं। इसमें जैसे कि क्या क्या आ जाएगा आपका, पेड़, पौधे, जंतु ऐसा आ जाते हैं। या आप ऐसे लिख सकते हो, पर्यावरण में उपस्थित जीवों पर आधारित घटकों को ही जैव घटक कहते हैं। या पारितंत्र के वे घटक जो जीवों पर आधारित होते हैं, क्या लिख सकते हो आप इसको, पारितंत्र के वे घटक जो जीवों पर आधारित होते हैं उसे जैविक घटक, और जो जीवों पर आधारित नहीं होते हैं, मतलब सजीवों पर आधारित होते हैं उसको जैविक घटक, और निर्जीवों पर आधारित होते हैं वो क्या हो जाएंगे आपके। तो ये चीजें नहीं लिखोगे तो भी आपको चलेगा, इतने भी चीजों को आपको सिंपल से उसको बताना है कि जो सजीवों पर आधारित होते हैं उसे जैव घटक कहते हैं करके, और उसके उदाहरण तो आपको पता होना ही चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है अजैव घटक, सॉरी उसी का, पारिस्थितिक तंत्र के जो निर्जीव घटक होते हैं उसको अजैव घटक कहते हैं। जैसे कि गैस हो गया, जल, मिट्टी, प्रकाश, वर्षा, पहाड़, ये सब चीज क्या हो जाएंगे, अजैव घटक होते जाएंगे बच्चों। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, इस पर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक का कार्य लिखना है मेरुरज्जु और प्रतिमस्तिष्क का। मेरुरज्जु और प्रतिमस्तिष्क का काम को लिखना है बच्चों। तो देखते हैं भाई मेरुरज्जु का क्या काम है। देख लो भाई, एकदम क्वेश्चंस की लेवल हाई है भाई, थोड़ा तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा, तो डीप जब पढ़े रहोगे तभी जाके आपसे बनेगा। मेरुरज्जु क्या काम करता है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और संचालन करना होता है भाई। मस्तिष्क के आदेशों को अंगों तक पहुंचाने का काम करता है कौन भैया, आपके मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु का काम याद होगा कि क्या काम करते, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है और संचालन करना। प्रतिवर्ती जो क्रिया है हमारे शरीर का, उसकी संचालन और नियंत्रण करना होता है। दूसरा,
प्रमस्तिष्क का काम क्या होता है? यह दो गोलार्धों का बना होता है, ठीक है। अब ये इनका काम क्या होता है? यह प्रति मस्तिष्क के प्राण पिंड शुंग का बोध जो है क्या करते हैं बच्चों? बोध कराता है। यह मनुष्य की बुद्धि, स्मृति, चेतना या का केंद्र माना जाता है प्रति मस्तिष्क को, ठीक है। हमारी बुद्धि का प्रति मस्तिष्क को क्या माना जाता है? केंद्र माना जाता है। इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। जो वो क्या आप लोगों का भाई क्या है यहाँ पर 14 प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम जिप्सम से किस प्रकार भिन्न है? इन चीजों को हमें यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो देख लो बच्चों, यहाँ पर हार्ड क्वेश्चन तो रखा गया है ना। तो देखो कैसा हो जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में अंतर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की रासायनिक सूत्र ये होती है CaSO4 हाफ H2O, और यहाँ पर क्या होती है? इसका क्या होती है बच्चों? वो होती है CaSO4 2H2O होती है। यह सफेद चूर्ण होता है, जबकि यह ठोस क्रिस्टली पदार्थ होता है। यह चूर्ण होता है और क्रिस्टली पदार्थ होता है। पानी मिलाने पर कठोर होता है, और वो गर्म करने पर क्या होता है बच्चों? है ना, पानी मिलाने पर यहाँ पर पानी मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाता है बच्चों? कठोर हो जाता है, जबकि वो पानी गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं हम लोग। 16 नाभिकीय संलयन। देख लो बच्चों, यहाँ पर नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन क्या है, इस चीज को आपको बताना है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन को। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया देख पहले समझ लो बच्चों, क्या दिया हुआ है यहाँ पर। नाभिकीय संलयन की बात करें तो यहाँ पर वह विक्रिया जिसमें दो हल्के नाभिक अति उच्च दाब तथा उच्च ताप, ठीक है बच्चों, क्या याद रखना है आपको? वह विक्रिया जिसमें दो हल्के नाभिक जो है, दो ठो हल्के नाभिक अति उच्च दाब और अति उच्च ताप पर संयोजन करके एक भारी नाभिक बनाते हैं, वो नाभिक संलयन कहते हैं। मतलब दो ठो नाभिक जब मिलते भाई और बड़ा नाभिक बनाते तब संलयन, और जब वो टूटेगा तब विखंडन है। जाहिर सी बात है। क्लियर है क्या बच्चों? इस तरीके से नाभिकीय विखंडन को आप लिख सकते हो। यहाँ पर वही है, यहाँ पर जब दो नाभिक आपस में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। नाभिकों का टूटना क्या कहलाता है? विखंडन। आप इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। क्या दिया हुआ है 17 पे कि देख सकते हो, आपको दिया हुआ है एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम व कार्य जो है लिखना है, ठीक है। इस तरीके से बोला गया है। फिर नेक्स्ट वन है बच्चों, वो क्या है? आप लोगों का निम्नलिखित यौगिकों का आयुपेशी नाम पूछा गया है। तो आयुपेशी नाम आपको अच्छे से पता जो है बच्चों होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, वो क्या है? ऊर्जा के दो परंपरागत स्रोत और दो गैर परंपरागत स्रोतों के नाम आपको प्रिपेयर करना है। फिर सोडियम का इस तरीके से दिया हुआ है। तो इतने क्वेश्चन जो है बच्चों आपको करना होगा। बच्चों यहाँ पर ना आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, इस वीडियो के बाद 2 नंबर वाली एक और वीडियो आएगा, ठीक है। ये वीडियो देख रहे हो, चलो ठीक है, इट्स नॉट सफिशिएंट, क्योंकि 2 नंबर में बच्चों बहुत वेरिएशन होती है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को 2 नंबर के लिए और भी क्वेश्चन जो है बच्चों देखना होगा। तो इस वीडियो में इतने, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।